तीसरे नंबर के क्लोज पे आए हुए हैं एडवर्ब क्लोज। इससे पहले नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो हमें एडवर्ब को देखना पड़ेगा, क्लोज को, एडवर्ब क्लोज को बाद में देखेंगे। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, ठीक है, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम एडवर्ब की बात कर नहीं रहे, हम एडवर्ब क्लोज की बात कर रहे हैं। और क्लोज की डेफिनेशन का हमें पता है कि क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है, जनरली जॉइन बाय सम कंजंक्शन। ये हो गया क्लोज की डेफिनेशन। तो द क्लोज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लोज। वो क्लोज जो एक एडवर्ब का काम करे। और एडवर्ब मैंने बताई थी एमपीटीआर, जनरली एमपीटीआर मैंने बताई थी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, सी स्वेप्ट, सी वेप्ट, वह रोई कब, एमपीटीआर में से क्वेश्चन पुट करो। मैनर, एम से क्वेश्चन पुट करेंगे मैनर आएगा। एम से का मतलब है कि हाउ, अगर हम हाउ से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो मैनर का तरीके में एडवर्ब क्लोज आएगा। वही है जो मैं बता चुका हूं। तो सी वेप्ट व्हेन शी हर्ड द न्यूज, अब ये वर्ब में ऐड कर रहे हैं। जब उसने न्यूज को सुना तो उसने वेप्ट, वेप्ट कब, व्हेन शी हर्ड द न्यूज, और ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, और ये वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज हो गया। ठीक है, ही इज सो फुलिश, वो इतना फुलिश है, कितना, हाउ मच, हाउ मैनी, फुलिश, फुलिश क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में कुछ ऐड हो रही है, फुलिश कितना, दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करता, कुछ भी समझता नहीं। ठीक है, ही इज सो फुलिश, ठीक है, फुलिश कितना, दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कि वो कुछ भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। इज इट क्लियर? सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन होता है, बेस को याद रखना है। ठीक है, सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन होता है और ये रिजल्ट को बताता है। ठीक है, पुलिस होने का रिजल्ट क्या है कि कुछ भी नहीं समझता। सी रैन सो फास्ट, वह इतनी तेज दौड़ी, कितनी, दैट सी वन द फर्स्ट प्राइज, की उसको फर्स्ट प्राइज मिल गया। और ये जो है ना, दैट सी वन द फर्स्ट प्राइज, ये फास्ट रैन, ये रैन हुआ, रैन का परिणाम है, रैन सो फास्ट। ठीक है, दैट सी वन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, ये वर्ब में कुछ ऐड कर रहे हैं, ये समझ आ गया। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब देखो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, इसके पार्ट हैं अलग अलग। कि पॉइंट नंबर 1 आ गया कि एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम का आंसर वेन से आता है। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन सारे आएंगे इसमें। ठीक है, मैनर का आंसर मैंने बताया था ना शुरू में कि मैनर का आंसर हमें हाउ से मिलेगा, और टी का आंसर टाइम का वेन से मिलेगा। ये सारे वही हैं एमपीटीआर में से। ठीक है, अब एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है। इट डिनोट्स द टाइम व्हेन द एक्शन एक्सप्रेस बाय द मैन क्लोज टेक प्लेस। ये उस टाइम को डिनोट करता है कि जो मैन क्लोज के द्वारा एक्शन, वो एक्शन बताया गया है कि वो कब हुआ है। समझी बात? कि यह उस टाइम को बताएगा कि मैन क्लोज में जो एक्शन हुआ है वो किस टाइम पर हुआ है। जैसे आई स्टूड अप, कब स्टूड अप, ह्यूमन क्लास है, इसमें एक्शन हुआ है क्या, स्टैंडिंग अप का, खड़े होने का एक्शन हुआ है, कब खड़ा हुआ है, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर केम। तो क्या होगा, ये जो व्हेन द प्राइम मिनिस्टर केम है, ये वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है। ठीक है, वर्ब में कुछ ऐड कर रहा हो तो मीन्स वो एडवर्ब क्लोज हो गया। मेक हे बना लो, कब, व्हाइल द सन शाइन्स, जब सन शाइन्स करे, मेक हे। ठीक है, ये एक फ्रेज है, ईडियम है। इसका मीनिंग होता है बहती गंगा में हाथ धोना। हाथ तो भी धोंगे जब गंगा बहेगी। और हे का मतलब होता है घास, घास फूस नहीं होता है, सूखी घास। और सूखी घास कब बनेगी, जब सनशाइन होगा, जल्दी बनेगी। तो जब सूर्य चमकेगा या सूर्य शाइन करता है तब घास बना होगा। ऐसे इसका मीनिंग है, लेकिन मीनिंग इसका ऐसे लगेगा कि बहती गंगा में हाथ धोना। फ्रेज को हम चैलेंज नहीं कर सकते, बस ये। आई पेंट, मैं पेंट करता हूं, कब करते हो पेंट, मतलब कब से क्वेश्चन पुट करना है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में। कब से क्वेश्चन, व्हेन से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो आंसर में क्या आएगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। हाउ से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। ठीक है, और वेयर से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। और
वाई से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। ठीक है, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस इट डिनोट्स और स्पेसिफाइज द प्लेस, यह उस प्लेस को स्पेसिफाइज करता है, डिनोट करता है। वेयर द एक्शन एक्सप्रेस बाय द मेन क्लोज टेक्स प्लेस, की मेन क्लोज के द्वारा जो एक्शन हुआ वो कहाँ पर हुआ है, हमें कहाँ से क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा। ही मेक्स फ्रेंड्स, वो है दोस्त बना लेता, कहाँ, वेयर एवर ही गोज, कहाँ बनाता है, तो वेयर एवर ही गोज, तो प्लेस को डिफाइन कर रहे हैं, और प्लेस को डिफाइन करें तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। ठीक है, ही रिटर्न्ड, वह वापस लौट गया, कहाँ लौट गया, वेंस ही के, जहाँ से, वेंस नहीं होता जहाँ से, ये के वो आया था, जहाँ से वो आया था वहीं लौट गया। ठीक है, पॉइंट नंबर, एक एग्जाम्पल आगे, यू मे गो, तुम जा सकते हो, कहाँ, वेरेवर यू लाइक, जहाँ तुम पसंद करो। ठीक है, मतलब वेयर से क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा हमें, जो मेन क्लोज में एक्शन बताया गया है तो वो एक्शन कहाँ पर हुआ है, वो एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस बताता है। जैसे इसमें मेन क्लोज है, नेक्स्ट सेंटेंस में देयर इज ए, वहाँ रास्ता होता, कहाँ होता है, वेयर देयर इज ए विल, जहाँ इच्छा होती है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। ठीक है, तो ये क्लोज है। नोट, क्या नोट है, दिस क्लोज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वेयर, वेयर एवर, वेन्स, विदर एटसेट्रा। समझ गए। एक और नोट लिखवा देता हूं, इसमें नोट लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, वेयर प्लस में एवर है ना, मैं पहले सुन तो ले, वेयर प्लस में एवर है, जब डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड में एवर जुड़ा हो उससे पहले एंटीसीडेंट यूज नहीं होता। ठीक है, एंटीसीडेंट इज नॉट यूज्ड, ठीक है, बिफोर डब्ल्यू एच प्लस एवर, इसको कॉम में बंद कर लो। और इसकी डिक्टेशन इसमें बता रखी है कि दिस क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वेयर, व्हेनेवर, व्हेंस एटसेट्रा। इसकी डिस्टिंक्शन जो दूसरा क्लॉज है व्हेन वाला, उसमें नहीं बता रखी कि इसका नोट दे रखा हो, नोट दे रखा है पहले, आप दूसरे का भी नोट नहीं दे रखा ना, क्या नोट दे रखा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अंटिल, एज सून एज लॉन्ग एज एटसेट्रा। जो टाइम को बता रहे हो, टाइम को बताने वाले सभी कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को शो करते हैं, और प्लेस को बताने वाले सभी कंजंक्शंस जो हैं वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस को बता देते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, और मैंने बताया था जैसे कि बेसिक में कि हाउ से क्वेश्चन पुट करोगे मैनर आएगा, लेकिन मैनर में तो एडवर्ब आती है सिंगल वर्ड, लेकिन सिंगल वर्ड आंसर में ना आकर के अगर क्लोज आंसर में आ रहा तो एडवर्ब क्लोज, बस डिफरेंस ये और कुछ नहीं है। इट डिनोट्स हाउ द एक्शन एक्सप्रेस बाय द मैन क्लोज टेक्स प्लेस, ये डिनोट करता है कि मैन क्लोज के द्वारा जो एक्शन बताया गया वो कैसे हुआ, वो ये बताता है। जैसे कि प्लांट्स ब्रीथ, पौधे सांस लेते हैं, कैसे, एज एनिमल्स डू, जैसे एनिमल सांस लेते हैं। ओनली रीजनिंग एंड हिंदी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही स्क्रीम्ड इन ग्रेट फियर, वह बहुत ज्यादा भय में चिल्लाया, कैसे चिल्लाया, मानो उसने भूत देख लिया, जैसे भूत देखने के बाद लोग चिल्लाते हैं ना, उस तरीके से चिल्लाया, उस मैनर से चिल्लाया। ही स्पीक्स, वह बोलता है, कैसे बोलता है, मतलब तरीका आएगा आगे, कैसे बोलता है, एज इफ ही न्यू एवरीथिंग अंडर द सन, मतलब ऐसे बोलता है जैसे वो सूरज के नीचे जो कुछ है सब कुछ जानता है। ठीक है, मतलब इसको हर चीज का पता है, ऐसे बात करता है, तरीका। ठीक है, तो तरीका बता रखा है, कैसा तरीका, कि कैसे हुआ है, मैन क्लोज में जो एक्शन एक्सप्रेस किया गया है वो कैसे हुआ है। नोट, दिस क्लोज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एज इफ, एज दो। ठीक है, देखो एज इफ आया था ना इसमें, एज इफ ही न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एज इफ ही हैड सीन, और यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म है। ये हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्क्रीम्ड था, यह पास्ट का पास्ट है। ठीक है, समझ गई। पॉइंट नंबर 3 में कोई क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 4, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज, कि एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज कैसा होता है, इट एक्सप्रेसेस ए पर्पज, ये पर्पज को एक्सप्रेस करता है।
विच एक्सप्लेन्स, जो पर्पज एक्सप्लेन्स करता है कि वाई द एक्शन इन द मैन क्लोज टेक्स क्लोज, कि मैन क्लोज में जो एक्शन हुआ है वो क्यों हुआ है, पर्पज क्या है उसका। ठीक है, जैसे मैन क्लोज में क्या एक्शन है, एग्जांपल में ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, उसका पर्पज क्या है कठिन परिश्रम करने का, सो दैट ही में पास, ताकि वो पास हो जाए, ये उसका पर्पज हो गया। ठीक है, मतलब मैन क्लास में जो एक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका पर्पज क्या है, ये बताता है एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज। ठीक है, द डॉक्टर गेव द पेशेंट अ स्लीपिंग पिल, डॉक्टर ने पेशेंट को नींद की दवाई दी, क्यों, पर्पज क्या था नींद की दवाई देने का, क्या सोच के दवाई दी, इन ऑर्डर दैट ही माइट स्लीप वेल, ताकि वो अच्छे से सो सके। ठीक है, वह केयरफुली, केयरफुली चलो, पर्पज क्या है केयरफुली चलने का, अपनी मर्जी से क्यों नहीं चल रहे, तेज तेज क्यों नहीं चल रहे, बिना ध्यान दिए क्यों नहीं चल रहे, केयरलेसली क्यों नहीं चल रहे, पर्पज क्या केयरफुली चलने का, ये सोच करके कि हम गिरे नहीं, लेस्ट यू शुड फॉल। ठीक है, राइट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट, इसको लिख लो, लिखने का पर्पज क्या है, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा नहीं हो कि, और लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, लेस्ट के बाद ऑलवेज शुड आएगा। स्पीक मोर लाउडली दैट वी मे हियर यू, स्पीक का मतलब बोलो, मोर लाउडली ज़्यादा तेज से, जोर से बोलो, क्यों, पर्पज क्या जोर से बोलने का, ताकि हम सुन सकें यू को। ठीक है, ताकि हम तुम्हें सुन सकें। समझ में आ गया एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज, कि पर्पज को बताएगा ये, रीजन वाला रीजन को, मैनर वाला मैनर को, प्लेस वाला प्लेस को। ठीक है, नोट दे रखा है इसमें, वी कैन यूज इन ऑर्डर दैट और सिंपली दैट इन प्लेस ऑफ सो दैट। समझ में आया कि सो दैट की जगह पर चाहे इन ऑर्डर दैट यूज कर लो, चाहे सिंपली दैट यूज कर लो, ये इसका नोट है। और ये जो कंजंक्शंस इसमें लगे हुए हैं वो कंजंक्शंस कौन से लगे हुए हैं, पर्पज शो करने वाले। और जो लास्ट होता है ना, इसमें रिजल्ट प्लस वार्निंग होती है, वार्निंग होती है कि रिजल्ट केयरफुली चलो अदरवाइज तुम गिर जाओगे, लेस्ट यू शुड फॉल, ये वार्निंग भी है और सलाह भी, एडवाइस प्लस वार्निंग होती है। लिख ले इसको, एडवाइस प्लस वार्निंग, लास्ट शोज एडवाइस प्लस वार्निंग दोनों एक साथ। Adverb clause of reason, it denotes the reason or cause why the action expressed by the main clause takes place। यह रीजन या कारण को बताता है कि इसमें एक्शन जो मैन क्लास के द्वारा बताया गया है वो क्यों हुआ है। ठीक है, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज में तो पर्पज बताया था कि इसका पर्पज क्या है। ठीक है, और ये बताएगा कि मैन क्लोज में जो एक्शन हुआ वो क्यों हुआ। ठीक है, अब इसमें देखो सी फेल्ड, वो फेल होगी क्यों, बिकॉज शी हैड वेस्टेड हर टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन को देखोगे ना, कंजंक्शन से शुरू होने वाला जो यू है ये पास्ट को बता रहा है, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस को देखोगे ना वो फ्यूचर को बता रहा है। ही वर्क्स हार्ड, क्यों, ताकि वो पास हो उसके फ्यूचर में। ठीक है, अब इसमें सी फेल्ड, वो फेल होगी क्यों, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, अपना टाइम वेस्ट किया, ये पास्ट को बता रहा है। डिफरेंस है इसमें, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन पास्ट को बताएगा और एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस फ्यूचर को। ये यूं कह लो कि पर्पस को या रीजन को। देखो इसमें नाउ दैट, नाउ दैट का मतलब होता है सिंस, क्योंकि द रेन हैज स्टॉप्ड, क्योंकि रेन अब रुक चुकी है। वी कैन रिज्यूम प्ले, हम अपना प्ले रिज्यूम कर सकते हैं, हम अपना प्ले रिज्यूम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि रेन पहले रुकी है पास्ट में। ठीक है, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं क्यों, दैट यू हैव कम, कि तुम आ चुके हो, पहले आ चुका है वो, खुश बाद में हुआ। ठीक है, ये पास्ट को बताएगा हमेशा। और ये जो दैट यूज कर रखा ना, दैट का मीनिंग यहाँ पर बिकॉज है, बिकॉज भी यूज कर सकते हो, दोनों ठीक है। अब नोट दे रखा है, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन इज इंट्रोड्यूस्ड विद एज, सिंस, बिकॉज, दैट, नाउ दैट। ठीक है, नाउ दैट मीन सिंस होता है, दैट का मतलब सिंपली बिकॉज होता है। तो ऐसे कंजंक्शन के साथ एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन शुरू होता है। और एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस कैसे शुरू होता है, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस इन ऑर्डर दैट, सो दैट। ठीक है, या सिंपली दैट। एक होता है इन ऑर्डर टू, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रीपोजिशन होती है, वो कंजंक्शन नहीं होता। इन ऑर्डर दैट जो है ये कंजंक्शन होता है। 6 पॉइंट, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट इफेक्ट। This clause expresses the result or effect
रिजल्ट और इफेक्ट को एक्सप्रेस करेगा ऑफ द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द मेन क्लोज। मेन क्लोज में जो एक्शन हुआ है उस एक्शन का रिजल्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसको बताएगा ये। कैसे, ही रैन सो हार्ड, वह इतना तेज दौड़ा, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, वो थक गया। ठीक है, इट इज सो सिंपल, ये इतना सिंपल है तो इसका इफेक्ट क्या है, सिंपल होने का। एवरी चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, बच्चा भी इसको समझ सकता है, बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, नोट इसका एडवर्ब, एडवर्बियल क्लोज ऑफ रिजल्ट, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट दोनों वही बात है। कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट या इफेक्ट का इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दैट फॉलोड बाय सो सच इन द प्रिंसिपल क्लोज। मतलब प्रिंसिपल क्लोज में सो या सच दिया गया होगा और सो या सच दिया गया और उसके बाद में दैट लगा हो। ठीक है, उसके बाद में दैट की बात कर रहे हैं हम, पहले नहीं कि सो दैट इकट्ठा हो, नहीं। सो आएगा प्रिंसिपल क्लोज में, एक दो वर्ड छोड़ करके दैट आएगा एडवर्ब क्लोज में। ठीक है, ये हो गया। देखो मैंने इसके नोट्स भी बता रखी है नीचे। सो दैट इकट्ठा हो, इन ऑर्डर दैट इकट्ठा हो, तो वो पर्पज को बताएगा। ठीक है, लेकिन सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब दे रखी हो और बाद में दैट दे रखा हो तो वो रिजल्ट को बताएगा। और ऐसा नहीं है कि सो ही हो, सच भी हो सकता है, सच के बाद एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव से पहले बताएगा, एडजेक्टिव नाउन को लेता है और नाउन को लेता है तो उसके बाद अगर दैट दे रखा हो तो रिजल्ट को बताएगा वो। अगर इकट्ठे हैं तो पर्पस को, अलग अलग है तो रिजल्ट को। आ गया समझ में, इकट्ठा है तो पर्पस को, अलग अलग है तो रिजल्ट को। और इसमें से जो सो होगा वो प्रिंसिपल क्लोज में होगा। देखो ऊपर के सेंटेंस में ही रैन सो हार्ड, अब सो तो प्रिंसिपल क्लोज में आ गया ना, इट इज सो सिंपल प्रिंसिपल क्लोज में आ गया, बाद में दैट आया है तो ये रिजल्ट, इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंस, बात एक ही है, उनको बताएगा। एक और दे रखा मैंने फोर्थ, सो के बाद एडजेक्टिव यूज होता है। ठीक है, और प्लस ए प्लस ना, सो के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव आया है और एडजेक्टिव के बाद नाउन दे रखा तो ए आएगा। आर्टिकल में हमने क्या सीखा, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, एडवर्ब नहीं। तो अगर नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले आर्टिकल। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद ए आया है, इसको बस याद में रखना, इसलिए मैंने ए को ब्लैक कर रखा है। और ये जो पॉइंट नंबर 7 है ना, ये मेंस का टॉपिक है और हाई लेवल का है। ठीक है, इसमें मॉडल्स भी यूज होंगे। ठीक है, इसी में टाइम लगेगा और मैं इसको थोड़ा सा तो मैं बता रहा हूँ, मैं बस ये 4th पॉइंट करवा दूंगा 0 कंडीशन तक, और उसके बाद में जो हाई लेवल चलेगा ना इसका, वो मैं बाद में करवा दूंगा, वर्ब टू बी एक्सरसाइज, फिर एडवांस लेवल होगा, एडवांस लेवल को मैं बाद में करवा दूंगा, पहले इसको देख। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन और कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन या कंडीशनल सेंटेंस का मतलब ये है कि एक क्लॉज में कंडीशन होगी, एक क्लॉज में रिजल्ट होगा। ठीक है, जैसे द सेंटेंस विच कंटेन्स ए कंडीशन इज कॉल्ड ए कंडीशनल सेंटेंस, वो सेंटेंस जिसमें एक कंडीशन होती है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। आ गया समझ में? जैसे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंडीशन होगी और रिजल्ट किस में होगा उस कंडीशन का, प्रिंसिपल क्लॉज में। मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज की कंडीशन अगर हम पूरी कर दें तो उसका रिजल्ट क्या होगा ये देखा। जैसे कि इफ शी टीचेस मी, यदि वह मुझे पढ़ाती है या यदि वह मुझे पढ़ाएगी तो इसका इफेक्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, इसका इफेक्ट ये है। आ गया समझ में? वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, पॉइंट नंबर 3 और 4 जिसमें मैंने बताया था। टाइप्स ऑफ कंडीशन, कंडीशंस की टाइप देखो कौन सी होती है। प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन, इम्पॉसिबल एंड जीरो कंडीशन, नो कंडीशन। देखो दिस टाइप ऑफ कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड, वो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी। इस टाइप की कंडीशन पूरी हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, जैसे कि इफ आई एम इन दिल्ली नेक्स्ट वीक, यदि मैं अगले वीक दिल्ली में होऊंगा, आई विल अटेंड योर मैरिज, मैं तुम्हारे मैरिज को अटेंड कर लूंगा। मतलब दिल्ली आऊंगा तो मैरिज अटेंड कर लूंगा, मतलब मैरिज को अटेंड किया जा सकता है अगर वो दिल्ली जाए तो, पूरी हो सकती है। ठीक है, इफ आई हैव
टाइम टुमारो, यदि कल मेरे पास टाइम होगा, आई विल रिपेयर योर मोबाइल, मैं तुम्हारा मोबाइल ठीक कर दूंगा। इसमें ऐसे मत कंफ्यूज होना कि सर टुमारो वर्ड यूज कर रखा है और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा रखा है, तो यहाँ पर फ्यूचर यूज क्यों नहीं किया? फ्यूचर यूज हो नहीं सकता क्योंकि इफ क्लोज है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में मॉडल यूज होता नहीं। ठीक है, ये प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर की इमेजिनेशन है, और प्रोबेबल जो होती है ये फ्यूचर की इमेजिनेशन होती है। ठीक है, इसमें डिफरेंस पता चलेगा एडवांस लेवल में। ठीक है, अब इसमें देखो, इफ यू कंप्लीट योर टास्क इन टाइम, यदि तुम अपना टास्क टाइम पर कंप्लीट कर लेते हो, द टीचर विल प्रेज यू, टीचर तुम्हें प्रेज करेगा। क्या टाइम पर टास्क कंप्लीट किया जा सकता है? बताओ, किया जा सकता है? क्या टीचर प्रेज कर सकते हैं? कर सकते हैं। मतलब दिस टाइप ऑफ कंडीशन मे और मे नॉट बी फुलफिल, हो सकता है फुलफिल हो जाए और हो सकता है ना फुलफिल हो। आगे समझ में। अब इसमें देखो इम्प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन कौन सी होती है? दिस टाइप ऑफ कंडीशन वोंट बी फुलफिल्ड इन प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम। इस टाइप की जो कंडीशन होती है ना, वो ना तो प्रेजेंट में पूरी होती है और ना फ्यूचर में पूरी होती है। मतलब ये कंडीशन पूरी नहीं होगी, संभावना ही नहीं है। जैसे इफ आई वर इन दिल्ली नेक्स्ट टाइम, यदि मैं अगली बार दिल्ली हुआ, आई वुड अटेंड योर मैरिज, मैं तुम्हारे मैरिज को अटेंड कर लूंगा। यदि अगली बार मैं दिल्ली होता, मैंने तुम्हारा मैरिज अटेंड कर लिया होता। समझ आया? लाइन की हिंदी समझ आई? यदि मैं अगली बार दिल्ली में होता तो तुम्हारा मैरिज अटेंड कर लेता, मतलब मैरिज पास्ट की बात होगी, मैरिज हो चुका है। ठीक है, मतलब वो अगली बार दिल्ली में नहीं था, पास्ट की बात है। ये कभी भी पूरी नहीं होगी ना पास्ट में, और पास्ट की बात तो कभी पूरी होती नहीं, पास्ट में जाके क्या कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें देखो, इफ हैड आई हैड टाइम टुमारो, यदि टुमारो मेरे मतलब अगले दिन मेरे पास टाइम होता, ठीक है, आई वुड रिपेयर योर मोबाइल, मैंने तुम्हारा मोबाइल रिपेयर कर दिया होता। इसकी हिंदी ये है। अगर इसको मैं प्रेजेंट में बोलूँ, इफ आई हैव टाइम टुमारो आई विल रिपेयर योर मोबाइल, मतलब अगर यदि मेरे पास कल टाइम होगा तो मैं मोबाइल रिपेयर कर दूंगा। और इसकी हिंदी ये है, इफ आई हैड टाइम टुमारो आई वुड रिपेयर योर मोबाइल, यदि मेरे पास कल टाइम होता तो मैं तुम्हारा मोबाइल रिपेयर कर देता। मतलब कल टाइम भी नहीं, हर मोबाइल भी रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर में जा करके कंप्लीट नहीं होगी। इफ यू कंप्लीटेड योर टास्क इन टाइम, यदि तुम तुम्हारा टाइम पर टास्क कंप्लीट करते, द टीचर वुड प्रेज यू, अध्यापक ने तुम्हें प्रेज कर दिया होता। मतलब ना तो टाइम पे काम कंप्लीट किया, ना टीचर ने उसको प्रेज किया। आगे समझ में इम्प्रोबेबल कंडीशन क्या होती है। Impossible condition, this type of condition could have been fulfilled in past time but cannot be fulfilled now। इस टाइप की जो कंडीशन है वो पास्ट में फुलफिल हो गई होती, लेकिन अब फुलफिल नहीं हो सकती। समझ आया? अब फुलफिल नहीं हो सकती, पास्ट में हो सकती थी। जैसे इफ आई हैड बीन इन दिल्ली लास्ट वीक, यदि मैं लास्ट वीक में दिल्ली रहा होता, लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, दिल्ली होता, आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज, मैंने तुम्हारी मैरिज को अटेंड कर लिया होता। लास्ट वीक में था ही नहीं, वो पास्ट में कंप्लीट हो सकती थी। ठीक है, इफ आई हैड टाइम यस्टरडे, यदि मेरे पास कल टाइम होता, आई वुड हैव रिपेयर योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल मैंने रिपेयर कर दिया होता। इफ यू हैड कंप्लीटेड योर टास्क इन टाइम, यदि तुमने तुम्हारा टाइम पर कंप्लीट किया होता, द टीचर वुड हैव प्रेज्ड यू, टीचर ने तुम्हें प्रेज कर दिया होता। समझ आ गया? जीरो कंडीशन वो होती है जिसमें कंडीशन में कोई डाउट नहीं होता और रिजल्ट में डाउट नहीं होता। ठीक है, वो जीरो कंडीशन है। जीरो कंडीशन अप्लाइज कब? जब रिजल्ट में डाउट नहीं होता। दीज आर फैक्ट्स, ये फैक्ट होते हैं। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन बोथ क्लोजेस, दोनों क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। कंफ्यूजन है? होनी चाहिए। इम्प्रोबेबल कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन में कंफ्यूजन होनी चाहिए। कंफ्यूजन क्यों होनी चाहिए कि एक कंडीशन तो पास्ट में पूरी हो सकती थी लेकिन अब पूरी नहीं हो सकती। एक कंडीशन ऐसी है जो ना तो पास्ट में कंप्लीट होगी, ना प्रेजेंट में कंप्लीट होगी, ना फ्यूचर में, ना प्रेजेंट में, कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ, मैं अभी इमेजिनेशन करने लग जाऊँ, काश मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, ये कंप्लीट हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? ये इम्प्रोबेबल कंडीशन हो गई। इम्प्रोबेबल कंडीशन कभी पूरी नहीं होगी, ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में। और इम्पॉसिबल कंडीशन होती, इसमें मैंने एग्जाम्पल नहीं दे रखी। इफ आई वर इन दिल्ली, मैंने एग्जाम्पल नहीं दे रखा उसमें, आगे आएंगे एग्जाम्पल।
ठीक है, एक बार इसको वीडियो को बार बार देख लिया, अगर जरूरत पड़े तो। इम्प्रोबेबल कंडीशन बस याद रखनी है कि ना तो प्रेजेंट में कंप्लीट होगी और ना ही वो फ्यूचर में कंप्लीट होगी। और जो इम्पॉसिबल कंडीशन है वो पास्ट की कंडीशन होती है, वो पास्ट में कंप्लीट हो सकती थी, अब नहीं होगी वो। ठीक है, प्रेजेंट की ऐसी इमेजिनेशन जो प्रेजेंट में कंप्लीट ही ना हो, वो इम्प्रोबेबल कंडीशन है। समझ आ गया? और जीरो कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? जीरो कंडीशन वो कंडीशन होती है जहां पर रिजल्ट में कोई डाउट नहीं होता, वहां जीरो कंडीशन अप्लाई होती है, दोनों टेंस में प्रिंसिपल क्लोज होता है। जैसे इफ वी ऐड 2 and 2, यदि हम 2 और 2 को जोड़ें, इट विल मेक 4, ये 4 बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। वो डाउट है क्या उसमें? नहीं डाउट है, तो 4 बन जाते हैं, प्रेजेंट लगेगा दोनों में। ठीक है, रिजल्ट में कोई डाउट नहीं है, तो जीरो कंडीशन है ये। अब इसमें देखो, जब जीरो कंडीशन हो तो कंडीशन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, रिजल्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जैसे व्हेन द सन राइजेज, जब सूर्य उदय होता है, द डार्कनेस रिमूव्स, डार्कनेस रिमूव हो जाती है। श्योर है? डाउट है? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, द आइस टर्न्स टू वेपर इफ वी हीट इट, यदि हम बर्फ को गर्म करेंगे वो वेपर में बदल जाएगी। इफ वी ऐड 2 and 2 इट मेक्स 4, यदि हम 2 और 2 को जोड़े तो 4 बन जाएंगे। ये है मेन इंपॉर्टेंट बात, रूल। प्रोबेबल कंडीशन में V1 V5 यूज होगी एंड विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा सबऑर्डिनेट क्लोज में, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होगा प्रिंसिपल क्लोज में। समझ आया? प्रोबेबल कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा सबऑर्डिनेट क्लोज में। पॉइंट नंबर 3 टेंस वाला। ठीक है, और फ्यूचर यूज होगा प्रिंसिपल क्लोज में। प्रेजेंट का और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन है, ये याद रखना है। ठीक है, और जीरो कंडीशन होती है तो ये भी रूल जो है, कॉन्सेप्ट जो है चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट सीखने। प्रोबेबल कंडीशन समझ में आ गई कि सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रिंसिपल क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, दोनों इंडेफिनिट हो गए। इम्प्रोबेबल कंडीशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और प्रिंसिपल क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रिंसिपल क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इम्पॉसिबल कंडीशन में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रिंसिपल क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। सबऑर्डिनेट क्लोज में हैड प्लस V3। मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज में मॉडल लगेगा ही नहीं लगेगा। समझ में आया? इसको कोई समझ? और जीरो कंडीशन कहाँ लगती है? जहां पर कोई डाउट नहीं होता और दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। एनी क्वेश्चन है यहाँ तक? कुछ पूछना हो? ये कॉम्बिनेशन होता है, इसको इफ क्लोज भी बोल देते हैं कई बार, इफ क्लोज है ये। लेकिन इफ क्लोज मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि इफ ही कंजंक्शन यूज हो, दूसरा कंजंक्शन भी तो यूज हो सकता है। ठीक है, दोबारा फिर बता दूं मैं, प्रोबेबल कंडीशन में एक क्लोज में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रिंसिपल क्लोज में शैल विल प्लस V1 मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इम्प्रोबेबल कंडीशन में इसी का पास्ट बना दो, वर्ब की पहली फॉर्म की दूसरी फॉर्म बना दो, शैल का पास्ट बना दो, विल का पास्ट बना दो, वुड हो जाएगा, और वुड के साथ V1 लगती है। और इम्पॉसिबल कंडीशन में इसका भी पास्ट बना दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म में बदल दो, वुड को हैव प्लस V3 में। ये याद रखना पड़ेगा, ये चार्ट बना करके। जीरो कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट, नो टेंस, नो मॉडल्स यूज। देखो इसमें दे रखा है तीनों सेंटेंस बना करके। इफ ही टीसेज मी, यदि वह मुझे टीस करता है, मुझे सताता है, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट ही, मैं उसके खिलाफ प्रिंसिपल को या किसी को भी कंप्लेन कर दूंगी। मतलब क्या ये कंडीशन पूरी हो सकती है? यदि वो मुझे सताएगा तो मैं कंप्लेन कर दूंगी, पूरी हो सकती है। जो कंडीशन फ्यूचर में या प्रेजेंट में पूरी हो सकती हो, प्रोबेबल कंडीशन है, जिसकी संभावना हो पूरी होने की। ठीक है, और वो कंडीशन जो ना प्रेजेंट में और ना फ्यूचर में कंप्लीट हो, वो कौन सी होगी? इम्प्रोबेबल कंडीशन। इम्प्रोबेबल कंडीशन में वी हैव टू यूज V2 एंड वुड प्लस V3। देखो, इफ इट टीस्ड मी, यदि वह मुझे सताता, आई वुड कंप्लेन अगेंस्ट हिम, मैं उसकी कंप्लेन कर देती या कर देती। इफ ही हैड टीस्ड मी, यदि उसने मुझे सताया होता, आई वुड हैव कंप्लेन अगेंस्ट हिम, मी नहीं आएगा, हिम आएगा, मैंने उसकी शिकायत कर दी होती। ये इम्पॉसिबल कंडीशन है।
बस इतना याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया तो फ्यूचर यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज की गई तो वुड हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करनी है। ये कुछ और एग्जांपल्स दे रखी हैं, सम मोर एग्जांपल्स वर्ब टू, वर्ब बी, वर्ब हैव की। और फिर नीचे एक्सरसाइज दे रखी है, ये बताना कि ये सेंटेंस ठीक है कि गलत है। ये होमवर्क है भी, ये घर से करना है। कोई कंफ्यूजन हो जाए तो मेरे से पूछ लिया। कोई क्वेश्चन?